आज की वीडियो में बात करेंगे एमएनसी की, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, उनके रोल्स क्या क्या हैं। चाहे हम इंडिया की बात करें या दूसरे देशों की, उनके ग्रोथ में एमएनसी का रोल कहाँ तक है और उनके रीजंस क्या हैं कि उनकी ग्रोथ इतनी जल्दी होती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करें एमएनसी की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिसइन्वेस्टमेंट की, कंप्लीट बात की थी उसकी कि उसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज सबसे पहले बात करें एमएनसी की। तो एमएनसीज आर दोज विच स्प्रेड देयर बिजनेस मोर देन 2 कंट्रीज एंड हैव डिफरेंट ब्रांचेस इन ऑल डिफरेंट ऑफ कंट्रीज। यानी कि एमएनसी वो होती हैं जिनकी अलग अलग देशों में ब्रांचेस होती हैं और उन्होंने अपना काम 2 या उससे ज़्यादा देशों में फैलाया होता है। तो अब आते हैं इसकी डिटेल्ड मीनिंग पर। एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर एंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशंस विद स्प्रेड देयर सर्विसेज अक्रॉस मोर देन 1 कंट्री ऑन ए ग्लोबल स्केल। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वो होते हैं जिनका बिजनेस या सर्विसेज एक या उससे ज़्यादा देशों में फैले हुए हैं ऑन ए ग्लोबल स्केल, यानी कि विश्व के आधार पर। इंडिया इज़ ए होम टू ए नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। भारत भी कई सारी एमएनसीज का घर है, यानी कि भारत में भी बहुत सारी एमएनसी कंपनियां आई हुई हैं या उनकी ब्रांचेज हैं। सिंस द कंट्रीज मार्केट वाज लिबरलाइज्ड इन 1991। तो भारत में तब से ही एमएनसीज का आना शुरू हुआ है, जब से 1991 में लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण वैश्वीकरण की पॉलिसी आई थी। तो ये क्या चीज़ है, लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं डिसइन्वेस्टमेंट वाली में। MNCs are huge industrial organization which extended their industrial and market operation through a network of their branches or their majority owned foreign affiliates MOFAs। तो MNC मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वो होती हैं जो अपना काम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, स्प्रेड कर देती हैं थ्रू ब्रांचेज, यानी कि वो अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में ब्रांचेस खोलती हैं या फिर फॉरेन एफिलिएट्स अपने ही फॉरेन एफिलिएट्स के द्वारा की सहायता से की हेल्प से अपने नेटवर्क को बढ़ाती हैं। एमएनसीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शनल कॉरपोरेशंस TNCs, यानी कि एमएनसी को ट्रांजैक्शनल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। एमएनसी आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो इसकी हम इसे इम्पोर्टेंस कह सकते हैं कि एमएनसी जो दुनिया का वैश्वीकरण हो रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान एमएनसीज का ही है, क्योंकि जब एक देश की कंपनी एक से ज़्यादा देशों में काम करेगी तो टेक्नोलॉजी भी आदान प्रदान होगा, इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी, तो कहीं ना कहीं होस्ट कंट्री को भी फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। तो देशों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, यानी कि आदान प्रदान हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा देशों में, यानी कि अलग अलग देशों में। थर्ड वन इज मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कंटेक्ट विद ईच अदर देन ए फ्यू डेकेड्स बैक। तो बहुत सारी जगह, बहुत सारे देश एक दूसरे से ज़्यादा कंटेक्ट में हैं आज के समय में, अगर हम कंपेयर करें कुछ सालों पहले से। यानी कि आज से अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो जो देश थे वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा कंटेक्ट क्लोजली नहीं थे, लेकिन आज एमएनसीज के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। तो ये 3 इसकी इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो इनका मेजर रोल है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में। सेकंड वन इज ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट मूव कर रही हैं एक दूसरे देशों में, और सबसे ज़्यादा क्लोजर कंटैक्ट अब आ पाए हैं देश, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये हम 3 इसकी इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बारी आते हैं कि रोल क्या है एमएनसीज का, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनका रोल क्या क्या है। सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो एमएनसीज जब आएंगी तो जो कैपिटल अवेलेबल हो जाएगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगा एक दूसरे देश में। द एमएनसीज हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ द अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, उन देशों को कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे हम इंडिया की बात करें, ये भी एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, तो यहाँ पर कैपिटल चाहिए। तो जब
एमएनसीज यहाँ पर अपनी ब्रांच खोलेंगी तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। इससे जो इंडिया देश है या फिर इस तरह के जो और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और उनकी कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ कैपिटल। तो बहुत सारे जो अविकसित देश हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है क्योंकि उनके पास कैपिटल की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो उनके पास कैपिटल की कमी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक है, आधारभूत सुविधाएं तक भी नहीं होती। सो कॉन्सिक्वेंटली देयर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लो। और अगर उनके पास कैपिटल नहीं होगी तो उनकी इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। एमएनसी सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट एंड ऑफिसेज इन दीज टाइप ऑफ कंट्रीज एंड मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के देशों में जो एमएनसीज हैं वो अपने जो ऑफिस वगैरह खोलती हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिससे उनकी जो कैपिटल की प्रॉब्लम है या इन्वेस्टमेंट की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो पैसा लैंड और बिल्डिंग को परचेज करने में या फिर मशीन्स को परचेज करने में या दूसरे उपकरणों को, इक्विपमेंट को परचेज करने में लगाया जाएगा उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो दूसरे देशों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। सेकंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल हो जाएगा। एमएनसी कैन हेल्प इन सोल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो वही एक बार फिर बात है कि जो विकसित देश नहीं है यानी कि अभी अविकसित हैं या विकासशील देश हैं उनमें जो भी फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि विदेशों से के साथ जो व्यापार होगा उसमें फॉरेन एक्सचेंज का रोल होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाएगी। तो भारत की बात करें तो इंडिया फेस ए ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो भारत में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। बट विद द एंट्री ऑफ एमएनसीज टुडे इट हैज़ सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन जैसे ही एमएनसीज का आना शुरू हुआ 1991 के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो ये थी बात की अवेलेबिलिटी जो है फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उसमें इसका एमएनसीज का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। थर्ड वन की बात करें तो फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। विदेशी व्यापार और मार्केट का इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि जब मार्केट एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाएं। सो एमएनसीज हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट विद द एंट्री ऑफ एमएनसीज इवन द स्मॉल कंट्रीज हैव ओपन देयर डोमेस्टिक मार्केट फॉर अदर कंट्रीज। तो एमएनसी जो हैं वो मार्केट को एक दूसरे के करीब लाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती हैं, इंटीग्रेशन में सहायता करती हैं। और एमएनसीज के कारण ये जो छोटे छोटे देश हैं उन्होंने भी अपनी मार्केट जो है वो खोल दी है, यानी कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसे ग्लोबल लेवल पर लेकर जाने की कोशिश की। जो छोटे छोटे देश हैं वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो। द एमएनसीज इंक्रीज द फॉरेन ट्रेड। और इसी कारण से विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में एमएनसीज का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि जब एक देश की कंपनी अलग अलग देशों में ब्रांचेस खोल देगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेगी और व्यापार भी करेगी और दोनों ही देशों को फायदा होगा। जिस देश की कंपनी है उसे भी फायदा होगा और जिस देश में ब्रांचेस खोली उस देश को भी टेक्नोलॉजी वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह मिल जाएगी। तो फॉरेन ट्रेड में और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट यानी कि मार्केट को करीब लेकर आई है एमएनसी। फोर्थ वन की बात करें तो हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ लोकल प्रोड्यूसर। तो जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनकी जो ग्रोथ में एमएनसी किस तरह से हेल्प करती है। फॉरेन ट्रेड बाय द एमएनसीज क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। तो जब एमएनसीज नहीं थी, यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो 1991 से पहले क्या होता था कि एमएनसीज नहीं आती थी भारत में, तो जो भारत के लोकल प्रोड्यूसर थे उनकी जो मार्केट थी, उनकी जो पहुंच थी, जो रीच थी वो डोमेस्टिक मार्केट में थी, भारत के अंदर ही थी। लेकिन जब एमएनसीज आई भारत में तो एक तरह से रास्ता खुल गया कि जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर हैं इंडिया के वो ग्लोबल लेवल पर जा पाए। अगर एमएनसीज अपनी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन वगैरह है, वो अगर यहाँ बेच सकती है तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर भी ग्लोबल लेवल पर बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकल प्रोड्यूसर की ग्रोथ है उसमें भी एमएनसीज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो मार्केट की जो रीच है उसे बढ़ा देती हैं। एंड लास्ट वन इज बाय स्प्रेडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उसे काफ़ी ज़्यादा फैला दिया है एमएनसीज ने। किस तरह से बात करते हैं कि एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ है उसे अलग अलग भागों में, विश्व में फैला दिया है। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल दे डिज़ाइन देयर प्रोडक्ट इन यूएसए और जापान। कि जैसे कि कोई कंपनी है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो जापान या यूएसए में डिज़ाइन करती हैं एंड देन मैन्युफैक्चर इट इन चाइना वेयर चीप लेबर इज़ अवेलेबल। और फिर उस प्रोडक्ट को
जो उसे बनाना है, बनाने की जो काम है, मैन्युफैक्चर करना है, वो चाइना में जाकर करते हैं क्योंकि वहाँ पर लेबर सबसे ज़्यादा कम है। एंड द कस्टमर केयर इज़ कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। और जो कॉल सेंटर का काम है, कस्टमर केयर सपोर्ट है, वो भारत से लेती है क्योंकि इंडिया प्रोवाइड्स चीप स्किल एज वेल एज अनस्किल्ड वर्कर। क्योंकि भारत में सस्ता लेबर मिल जाएगा, जो लेबर की कॉस्ट है इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर भी मिल जाएंगे और अनस्किल्ड वर्कर भी मिल जाएंगे, तो दोनों तरह के वर्कर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कंपनी अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन वगैरह करेगी विकसित देशों में जैसे कि जापान, अमेरिका, और उसे मैन्युफैक्चर करेगी चाइना के जैसे जो देश हैं क्योंकि वहाँ पर लेबर कम है। और उसका कस्टमर केयर सपोर्ट कॉल सेंटर वगैरह इंडिया से चलाएगी क्योंकि यहाँ पर भी लेबर कम है और यहाँ पर स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर दोनों ही मिल जाएंगे। और कस्टमर केयर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है इंडिया में वैसे भी, चाहे हम यहाँ पर बात करें गुरुग्राम की तो। ये थी इसके रोल्स क्या क्या हैं एमएनसीज के किसी देश को बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ में। अब बारी आते हैं कुछ और बेनिफिशियल रोल्स। अदर बेनिफिशियल रोल्स ऑफ एमएनसीज। द एमएनसी ऑल्सो ब्रिंग सेवरल अदर बेनिफिट टू द होस्ट कंट्री। नंबर 1, द डोमेस्टिक लेबर में बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ हायर रियल वेजेस। तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक लेबर है, घरेलू जो हमारे लोग हैं जो काम करते हैं छोटा मोटा, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं वो जॉब दे देते हैं और जिससे उन्हें ग्रोथ मिलती है। उनकी जो वेजेस है वो एमएनसीज में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेजेस, उन्हें वहाँ पर ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। सेकंड वन, द कंज्यूमर्स बेनिफिट बाय द वे ऑफ लोअर प्राइजेस एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा कि उसे सस्ते दामों पर जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा और उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस मोर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जब एमएनसी करेंगे तो इससे डोमेस्टिक जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी जहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ मिलेंगे और वो भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे इंट्रोड्यूस सब्सिडरी यूनिट कैन बी सेटअप फॉर टू द फेडअप ऑफ मेन इंडस्ट्रीज ऑफ द एमएनसी। जैसे कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो एक यूनिट वगैरह बना सकते हैं जो कि एमएनसी को हेल्प करे। यानी कि आप एमएनसी को प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई अगर छोटा मोटा कच्चा माल चाहिए तो वो हमारे जो लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लगाकर उसकी यूनिट बना सकते हैं कि कच्चे माल की, और वो सप्लाई एमएनसी को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एमएनसी के आने से लोकल जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी फायदा हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज एमएनसीज एक्सपेंडिचर ऑन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल्दो लिमिटेड इज बाउंड टू बेनिफिट द होस्ट कंट्री। और जो लास्ट बेनिफिट होगा एमएनसी के आने का कि जो होस्ट कंट्री है उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि जो एमएनसीज हैं वो खुद काफ़ी सारा पैसा लगाएंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में। तो ये थी बात कि इसके रोल्स क्या क्या हैं। 5 हमने मेन रोल्स की बात की, उसके बाद 4 इसके अदर बेनिफिशियल रोल्स की बात की। अब बात आती है कि रीजंस क्या क्या हैं ग्रोथ के, कि एमएनसी इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर जाती हैं। नंबर 1 इज़ इंटरनेशनल इमेज। तो सबसे पहले तो इमेज जो होती है एमएनसी की वो इंटरनेशनल होती है। चाहे हम एप्पल की बात करें, सैमसंग की बात करें, शाओमी की बात करें, सोनी की बात करें, तो इनकी इंटरनेशनल इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसका फ़ायदा ही नहीं होता है। सेकंड वन इज जायंट साइज। इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें लाखों वर्कर काम कर रहे होते हैं जिससे कि इनकी इमेज भी अच्छी होती है और जायंट साइज होने के कारण इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल सुपीरियरिटी। फाइनेंशियली इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती, पैसे की कोई कमी नहीं होती, तो फाइनेंशियली ये पूरी तरह स्टेबल होती हैं, इस कारण ये ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी एक के बाद एक अलग अलग ब्रांच खोलते रहते हैं। फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। तो टेक्नोलॉजी भी ये अपनी इम्प्रूव करते रहते हैं, उसमें भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। तो टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होगी तो इनकी जो ग्रोथ होगी वो बढ़ जाएगी। फिफ्थ वन इज मार्केटिंग सुपीरियरिटी। तो मार्केटिंग जो इनकी काफ़ी अच्छी होती है, इन्हें पता है कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी है, तो ये अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच पाते हैं जिससे इनकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुपीरियरिटी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये कभी भी कमी नहीं छोड़ते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये काफ़ी अच्छे से करती हैं जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो पाती है। तो ये थे रीजन्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ एमएनसी। तो यही था इस वीडियो में, एमएनसी के मीनिंग की बात कर ली, 3 इंपॉर्टेंस की बात कर ली, उसके रोल क्या क्या है, उसके अदर बेनिफिशियल रोल क्या क्या है और उसके अलावा रीजन्स क्या क्या है। तो यही था इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मर्जर एंड एक्वाजिशन क्या होता है और इंडस्ट्रियल कम्बिनेशन या बिजनेस कम्बिनेशन क्या है। सो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।